कल्पना कीजिए एक ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम की जो बिना किसी बिजली के चलता हो, मतलब जिसमें कोई मोटर ना लगी हो और जो कभी भी क्रॉस कंटैमिनेशन का शिकार ना होता हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इस सिस्टम ने 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक अपना काम किया हो। हाँ, और अब जरा ये सोचिए कि इंजीनियरिंग का ये इतना नायाब नमूना आज के एक 32 करोड़ रुपए के एकदम आधुनिक मेगा पार्क के ठीक नीचे दबा हुआ है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। अक्सर हम जब ऐतिहासिक जगहों को देखते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है ना कि वहां सिर्फ पुरानी कहानियां होंगी या फिर धूल खाती हुई ईंटें मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब हम इन परतों को थोड़ा हटाते हैं तो कुछ ऐसा सामने आता है जो हमारी आज की इस आधुनिक समझ को लिटरली चुनौती देता है। सही बात है। आज के दौर में हम खुद को तकनीक और इंजीनियरिंग के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमने इस सब कुछ इन्वेंट किया है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कुछ खास पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं, जो आज हम करने वाले हैं, तो ये भ्रम पूरी तरह से टूटने लगता है। तो चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आज हम जिन दस्तावेजों, ऐतिहासिक नोट्स और लाइफ अनकट विद चंदन जैसे शानदार व्लॉग्स को खंगाल रहे हैं, वे हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। हाँ, एक बेहद ही दिलचस्प और ऐतिहासिक जगह, श्रृंगवेरपुर धाम और निषाद राज पार्क। एग्जैक्टली। और आज जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इस जगह के भूगोल या टूरिज्म के बारे में जानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डीप डाइव उससे कहीं ज्यादा गहरी होने वाली है। हाँ, हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक अकेली जगह गहरी पौराणिक कथाओं, आधुनिक राजनीति और हैरान कर देने वाली प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। और इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इन विरोधाभासों का एक साथ होना। मतलब आप किस विरोधाभास की बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, एक तरफ तो एकदम गहरे भावनाएं हैं, एक राजा के वनवास की कहानी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जल प्रबंधन या कह लें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो आज के हाइड्रोलिक इंजीनियरों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। ये तो सच में दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत उसी चीज से करते हैं जो आज वहां मतलब भौतिक रूप से या फिजिकली सबसे प्रमुखता से दिखाई देती है। आप उस नए बने हुए निषादराज पार्क की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने लाइफ अनकट विद चंदन के वीडियो फुटेज में देखा है और ये साफ दिखता है कि प्रयागराज कुंभ के संदर्भ में इस जगह को एक बहुत ही बड़े आकर्षण के रूप में तैयार किया गया। हाँ, वहाँ का विजुअल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है आज की तारीख में। लेकिन मेरे दिमाग में ना यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, इस पार्क के निर्माण में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत आई है। जी, ये एक बड़ा अमाउंट है। और वहाँ एक 51 फीट की अष्टाधातु से बनी निषाद राज की मूर्ति लगाई गई है। मतलब अगर उसके पूरे बेस को मिला लें तो ऊंचाई करीब 80 फीट हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ही भव्य मूर्ति है वो। और इसके अलावा वहाँ बड़े बड़े फाउंटेन हैं, रात में चमकने वाली रंग बिरंगी रोशनी है। तो सवाल ये है कि क्या ये 32 करोड़ रुपए सिर्फ मूर्ति और फव्वारों पर खर्च करना एक टूरिज्म गिमिक क्या सिर्फ दिखावा नहीं लगता आपको? देखिए, पहली नजर में अगर कोई देखेगा तो ये एक भारी भरकम और शायद गैर जरूरी खर्च लग सकता है। हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि इतिहास के नाम पर आप सिर्फ कंक्रीट के पार्क खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आलोचना होती है। लेकिन अगर हम इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, वो कैसे? ये पार्क सिर्फ पत्थरों या कंक्रीट की एक संरचना नहीं है। असल में ये सदियों से उपेक्षित एक बहुत बड़े सामाजिक वर्ग को मुख्य धारा में मान्यता देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। समाज के राजा थे, अब उनकी 80 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये समाज के उस हिस्से को ये बताने का तरीका है जी कि इतिहास में उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी राजमहल में रहने वाले का। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और मैंने उन मूर्तियों में एक दृश्य देखा है जो बहुत प्रमुखता से वहां दर्शाया गया है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज एक साथ हैं। वो नाव पार कराने वाला प्रसंग। हाँ, वो रामायण का बहुत ही आइकॉनिक सीन है। वहां जो दोस्ती का पहलू दिखाया गया ना, हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्प लगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। बिल्कुल, बचपन के मित्र थे वो। अगर मैं इसे आज के मॉडर्न संदर्भ में रखूं तो सोचिए कि आज के दौर के 2 कॉलेज रूममेट्स हैं। अच्छा, ये एनालॉजी काफी रोचक होने वाली है। हाँ, मतलब सोचिए एक रूममेट आगे चल के बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बन जाता है,
एक बहुत बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी जी। जो कि भगवान राम का प्रतीक है, और दूसरा अपने गांव या अपने आदिवासी कबीले का मुखिया बन जाता है। लेकिन सालों बाद जब वे दोनों मिलते हैं, तो वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, बिल्कुल, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई अहंकार नहीं होता, वहां सिर्फ वो पुरानी और सच्ची दोस्ती होती है, गले मिलते हैं वो। और यही वो बिंदु है जो इस जगह की मूल आत्मा को डिफाइन करता है। उस दौर के सामाजिक ढांचे को अगर आप ध्यान में रखें तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि उस समय तो ऊंच नीच का भेद बहुत माना जाता होगा। बिल्कुल, एक तरफ अयोध्या के राजकुमार हैं जो राजसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी तरफ वनवासी समाज के मुखिया हैं, लेकिन उनका मिलन एकदम बराबरी का होता है। ये उस समय के ताने बाने की एक बेहद प्रगतिशील तस्वीर पेश करता है। सही कहा। और आज का जो ये 32 करोड़ का पार्क है, वो असल में उसी समानता और सम्मान की भावना को एक भौतिक रूप, एक फिजिकल फॉर्म देने की कोशिश है। जिसे शायद इतिहास के पन्नों में कभी वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। एकदम सही। तो ये सिर्फ फव्वारे और लाइटें नहीं है, ये एक भूला हुआ सम्मान वापस देने की बात है। ये नजरिया सच में बहुत अलग है। खैर, आधुनिक पार्क और उसकी भव्य मूर्तियों से निकलकर अब हम थोड़ा पीछे उस पौराणिक कथा की ओर चलते हैं। जी, जिसके कारण ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। हाँ, क्योंकि श्रृंगवेरपुर कोई साधारण पड़ाव नहीं था। इसका नाम ही श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल, और हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि ये वही जगह है जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और यहीं पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए वो मशहूर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। हाँ, और ये आस्था आज भी इतनी गहरी है कि लोग वहां संतान प्राप्ति की मन्नत लेके आते हैं और खीर रोटी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ आकर ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आप उस फुल सर्कल वाले मोमेंट की बात कर रही हैं? हाँ, यहाँ आकर कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब एक परफेक्ट फुल सर्कल है। बिल्कुल, इसे समझाएं जरा। जिस जगह पर जिस यज्ञ के कारण भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक उसी जगह से उनके सांसारिक जीवन से दूरी यानी उनके वनवास की असली शुरुआत भी होती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। अयोध्या छोड़ने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना पहला विश्राम इसी श्रृंगवेरपुर में किया था। मतलब जन्म का कारण भी श्रृंगवेरपुर और राजकीय जीवन के अंत की शुरुआत भी श्रृंगवेरपुर। इसे आप विडंबना से ज्यादा रामायण का वो भौगोलिक और भावनात्मक केंद्र कह सकती हैं जो एक बहुत बड़े बदलाव का गवाह बना। बिल्कुल, जब राम यहाँ पहुंचे होंगे तो माहौल कितना भारी रहा होगा। बहुत भारी है। निषाद राज और उनकी प्रजा ने उन्हें वन जाने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। भारी विलाप हुआ था वहां। एक राजा जो खुद अपने राजसी सुख त्याग रहा है और उसका मित्र जो उसे रोकने में पूरी तरह समर्थ है। हाँ, ये वो दहलीज थी जिसके एक तरफ राजमहल का सुरक्षित जीवन था और दूसरी तरफ जंगल का वो अज्ञात संघर्ष, और यहीं से उन्होंने अपने राजसी वस्त्र भी त्यागे थे। और इसी संघर्ष की शुरुआत में वो मशहूर केवट का प्रसंग आता है। जी, रामायण का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा। मैंने लाइफ अनकट विद चंदन के व्लॉग में देखा था। वो वहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे और उसमें ये प्रसंग बहुत गहराई से सामने आता है। हाँ, केवट का वो नदी पार कराने वाला प्रसंग। एग्जैक्टली। जब नदी पार करने की बारी आती है तो केवट भगवान राम को गंगा पार कराने से पहले उनके चरण धोने की शर्त रख देता है। बिल्कुल, और सतह पर देखने से ये एक साधारण सी भक्ति का दृश्य लगता है। हाँ, कोई भी सोचेगा कि वो बस भगवान की पूजा करना चाहता था, लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक डर है, जो लॉजिक है, वो बहुत ही रोचक है। केवट ने कहा था कि उसे डर है कि उसकी नाव की लकड़ी भगवान राम के चरणों की धूल पाकर कहीं स्त्री में न बदल जाए। मतलब ये डर उपजा कहाँ से? ये डर अहल्या की कथा से उपजा था। अहल्या एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थी और राम के चरण स्पर्श से वो वापस स्त्री रूप में आ गई थी। ये बात केवट ने सुन रखी थी। अरे हाँ, और केवट तो एक गरीब नाविक था। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन ही वो लकड़ी की नाव थी। बिल्कुल, उसका तर्क बहुत ही व्यावहारिक और मासूम था। उसने सोचा कि अगर नाव स्त्री बन गई तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। ये प्रसंग सिर्फ भक्ति का नहीं है, ये एक आम आदमी के अपनी आजीविका को लेकर जो डर होता है उसको भी बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। और नदी पार कराने के बाद भगवान राम ने उतराई के रूप में उसे जो भेंट दी थी, अपनी अंगूठी यानी मुद्री, जी, वो अंगूठी भी इस बात का प्रतीक है कि राजसी सुख त्यागने के बाद उनके पास देने के लिए बस वही आखिरी मूल्यवान वस्तु बची थी।
ये सच में भावनाओं का चरम है। बिल्कुल लेकिन अब हम इन भावनाओं और आध्यात्म की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो बात होने वाली वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो सुनने वाले इतिहास और विज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए अब आने वाली जानकारी सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली है। अब सीधे उस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में उतरने वाले हैं जो इस आधुनिक पार्क और इन मंदिरों के ठीक नीचे दबे हुए थे। बिल्कुल। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में वहाँ एक बहुत बड़ा उत्खनन यानी खुदाई हुई थी ना? जी हाँ, उसी खुदाई में निषाद राज के किले और वहां मौजूद बावड़ियों के पुरातात्विक साक्ष्य सामने आए थे। और ये हिस्सा तो किसी भी इंजीनियर या इतिहासकार के लिए एकदम खजाने जैसा है। मैंने पढ़ा कि खुदाई में 5 इंटरकनेक्टेड बावड़ियों का यानी कुओं और तालों का एक अद्भुत सिस्टम मिला था। बिल्कुल, 5 इंटरकनेक्टेड बावड़ियां, और ये कुछ साधारण कुएं नहीं थे। गंगा नदी का पानी भूमिगत सुरंगों के माध्यम से इन बावड़ियों में आता था। मतलब पानी पहले एक बावड़ी में आता, फिर दूसरी में, और इसी तरह आगे बढ़ता था। जी। और इनमें से एक कुंड राजा के लिए था और रानी का कुंड थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया था, शायद प्राइवेसी के लिए। हाँ, संभवतः प्राइवेसी के लिए। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये कि पीने के पानी का जल स्रोत एकदम अलग और शुद्ध रखा गया था। और ये 12 से 15 फुट गहरी बावड़ियां थीं। ये जल प्रबंधन प्रणाली प्राचीन वास्तुकला का सच में एक मास्टरपीस है। ये बताता है कि उस समय के लोग जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन को कितने बड़े पैमाने पर लागू कर रहे थे। रुके, इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर मेरा दिमाग सच में उलझ जाता है। अच्छा, क्या उलझन है? देखिए, हम आज के समय में स्मार्ट वाटर ग्रिड, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ, और मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, करोड़ों रुपए लगाकर ऐसे प्लांट बनाते हैं, हाँ, ताकि गंदा पानी साफ पानी में ना मिले। लेकिन यहाँ हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। वहाँ ना कोई बिजली थी, ना कोई हाई पावर इलेक्ट्रिक पंप था, ना कोई वाल्व थे। सही बात है। तो ये कैसे सुनिश्चित होता था कि इस्तेमाल किया हुआ गंदा पानी या नहाने का पानी वापस लौटकर पीने के साफ पानी में न मिल जाए? पानी तो आखिर पानी है, वो कहीं भी बह सकता है। ये नो बैकफ्लो सिस्टम बिना मोटर के कैसे मुमकिन था? इसी को तो प्राचीन इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ। इसे आप एक नेचुरल रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की तरह सोचिए, जहां बिजली की मोटर की जगह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी काम कर रही थी। ग्रेविटी? लेकिन पानी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते थे? उस समय के इंजीनियरों ने ये नो बैकफ्लो सिस्टम बहुत ही सूक्ष्म ज्यामिति और भौतिकी यानी ज्योमेट्री और फिजिक्स के जरिए डिजाइन किया था। अच्छा। सुरंगों और रास्तों को इस तरह से संकरा बनाया गया था और उनका ढलान इतना सटीक रखा गया था कि पानी सिर्फ एक ही दिशा में बह सकता था। तो मतलब स्पिलवे या ओवरफ्लो का डिजाइन कुछ ऐसा था कि पानी एक निश्चित स्तर तक पहुंचेगा और फिर ढलान से नीचे अगली बावड़ी में गिर जाएगा। एग्जैक्टली। नीचे गिरेगा लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। पीने के पानी वाले स्रोत को सबसे सुरक्षित और सबसे ऊंचाई वाले स्तर पर रखा गया था। अच्छा, तो जब गंगा का पानी सुरंग से अंदर आता था तो सबसे पहले वो पीने के पानी के कुंड में जाता था। वहां पानी शांत होता और जो तलछट या सिल्ट होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, एक नेचुरल सेटलिंग टैंक की तरह। बिल्कुल। उसके बाद जो साफ पानी ओवरफ्लो होता वो नहाने या अन्य उपयोग की बावड़ियों में जाता था। तो किसी भी स्थिति में, चाहे नदी में कितनी भी भारी बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस्तेमाल किया हुआ गंदा पानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वापस ऊपर नहीं जा सकता था। बिल्कुल नहीं जा सकता था। इसके लिए किसी मशीन या वॉल्व की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ईंटों की चिनाई का गणित इस्तेमाल किया गया था। ओहो, ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और एक और चीज है, लाइफ अनकट विद चंदन के वीडियो में जब वो उन बावड़ियों की दीवारों को एकदम करीब से दिखाते हैं तो वहां एक खास तरह के मटेरियल का जिक्र आता है। आप सुर्खी चूने की बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि वहां आज का पोर्टलैंड सीमेंट तो था नहीं, तो इन 12 से 15 फीट गहरी बावड़ियों से पानी रिस कर जमीन में क्यों नहीं चला जाता था? मतलब सीपेज को कैसे रोकते थे वो लोग? वहां सुर्खी चूना और एक विशेष प्रकार के प्राचीन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। ये सुर्खी होता क्या है असल में? सुर्खी असल में ईंटों को बहुत बारीक पीस कर बनाया गया एक चूरा होता है। जब इसे चूने के साथ एक फिक्स्ड अनुपात में मिलाया जाता है और पानी के संपर्क में लाया जाता है तो एक बहुत ही मजबूत केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन उस दौर का वाटरप्रूफ सीमेंट बन जाता था? वो सिर्फ एक सीमेंट नहीं था, वो एक ऐसा हाइड्रोलिक बाइंडर था जो समय के साथ और पानी के संपर्क में रहने पर और भी अधिक मजबूत होता जाता था। अरे वाह, मतलब पानी से खराब होने की बजाय पानी से ही मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। आज का जो हमारा सीमेंट है वो शायद कुछ दशकों में अपनी पकड़ छोड़ सकता है,
लेकिन श्रृंगवेरपर की उन बावड़ियों में लगा सुर्खी चूने का लेप हजारों सालों बाद भी पानी के रिसाव को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। ये तो उनकी केमिस्ट्री की बहुत ही गहरी समझ को दर्शाता है। सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है ये सब, है ना? एक तरफ हम उस समाज को प्राचीन कहकर खारिज कर देते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ उनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस इतनी एडवांस थी कि आज के समय में भी उसे हूबहू दोहराना एक चुनौती है। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, पीने का पानी अलग, इस्तेमाल का पानी अलग। ये गंगा के पानी को दूषित न करने की उनकी पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता को भी दिखाता है। बिल्कुल, प्रकृति के प्रति ये सम्मान उस समय के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहा होगा। वे जानते थे कि पानी एक सीमित संसाधन है। और ध्यान दे कि राजा और रानी के कुंड भी उसी सिस्टम का हिस्सा थे। हाँ, इसका मतलब ये है कि जल प्रबंधन में राज्य का सबसे बड़ा पद भी उसी इकोसिस्टम के अधीन था जो आम प्रजा के लिए था। एकदम सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमने आज जिन भी स्रोतों का विश्लेषण किया उनसे एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल, कि श्रृंगेरपुर धाम सिर्फ एक 32 करोड़ की लागत से बना पर्यटन स्थल या निषादराज पार्क तक सीमित नहीं है। ये उससे कई गुना ज्यादा है। ये असल में एक ऐसी भौगोलिक और ऐतिहासिक धुरी है जहां कई अलग अलग पहलू एक साथ आकर मिलते हैं। हाँ, यहाँ एक तरफ वो अटूट दोस्ती है जो एक आदिवासी राजा और अयोध्या के राजकुमार के बीच पनपी, एक ऐसी दोस्ती जिसने उस समय के हर सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ ये रामायण का वो भावुक केंद्र है जहां से एक युग को बदलने वाले वनवास की शुरुआत होती है। और इन सबसे नीचे जमीन की गहराइयों में एक ऐसा उन्नत जल प्रबंधन सिस्टम है जो हमें ग्रेविटी और प्राचीन केमिस्ट्री के जरिए बिना किसी कार्बन फुटप्रिंट के सस्टेनेबिलिटी का असली पाठ पढ़ाता है। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में इतिहास को सही नजरिए से देख भी रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अक्सर जब भी पुराने खंडरों को देखते हैं तो हमारी नजर सिर्फ उन टूटी हुई ईंटों और मूर्तियों पर जाकर रुक जाती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है क्योंकि सतह पर तो हमें वही दिखता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में उतरें तो समझ आता है कि ये जगह दरअसल एक ऐसे उन्नत समाज का ब्लूप्रिंट है जहां सामाजिक समानता का सिद्धांत और पर्यावरण का संरक्षण कोई मजबूरी नहीं था, बल्कि वो तो विज्ञान से जुड़ा उनके जीवन का एक स्वाभाविक तरीका था। एकदम सही। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जो मैं आज उन सब लोगों के लिए छोड़ना चाहूंगी जो हमें सुन रहे हैं। ये बताइए, अगर हजारों साल पहले का समाज बिना किसी भारी मशीनरी, बिना किसी बिजली और हमारी इस आधुनिक तकनीक के एक ऐसा जीरो एनर्जी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना सकता था जो आज के कंक्रीट से भी ज्यादा उम्र रखता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे ऐसी और कितनी खोई हुई क्लाइमेट रेजिलिएंट तकनीकें दबी पड़ी हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इतिहास के नाम पर इन पुरानी जगहों के ऊपर 32 करोड़ के आधुनिक पार्क और फव्वारे तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर उन पुराने खंडरों के नीचे दबे उस विज्ञान को वापस खोदने और समझने की कोशिश करेंगे जिसकी आज की इस ग्लोबल वार्मिंग वाली दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है? शायद आज की दुनिया असल में आगे नहीं जा रही है, बल्कि बस अपने उसी प्राचीन संतुलन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इतिहास की इन परतों के नीचे छिपे सच को खोजते रहिए।